आप देख रहे हैं इतिहास व आंदोलन का प्रतिबद्ध अम्बेडकर जनसंचार। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर जनसंचार। सच्चा व अच्छा नागरिक बनाना आज की आवश्यकता है, ऐसा सोचकर देवनगर की रहने वाली योगेश्वरी ने समाज सेवा करने की ठानी। संस्था बनाकर सरकार में फंड के लिए आवेदन किया, पर फंड नहीं मिला। योगेश्वरी निराश नहीं हुई। नियमित रूप से किशनगंज दिल्ली में मलीन बस्ती के बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में जुटी हुई हैं। समाज सेवा में अपने 10 वर्ष लगा चुकी हैं। राजनीतिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। सावित्रीबाई फूले व रमाबाई की तरह समाज सेवा का अच्छा खासा ज्ञान है। वैसे समाज सेवा उन्होंने अपने पिताजी से सीखी है। दिव्यांग होते हुए भी इनकी समाज सेवा का प्रमाण इनका जुनून है। योगेश्वरी, आपका जन्म कहाँ और कैसे हुआ? मेरा जन्म मैं दिल्ली से ही में ही पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी जो हैं लाहौर से आज़ादी के टाइम पर वो आए थे और यहाँ पे इनको बसाया गया था। तो पापा और ये सब लोग हम मतलब जन्म हमारा यहीं हुआ है। पापा की शादी 4-5 साल से तब से ही। किस विद्यालय से आपकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई? सलमान गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर से मैंने 12वीं कक्षा शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद में जेडीएम कॉलेज जानकी देवी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से की। और उसके बाद में मैंने स्टडी के बाद में मैं ट्यूशन्स कोचिंग सेंटर इस सब में करने लग गई थी। फिर बीच में मैंने एमए करा पॉलिटिकल साइंस से। फिर बीच में गैप आ गया काफ़ी ज़्यादा। फिर एजुकेशन से मैंने एमए करी और इसी प्रकार से बाकी कंप्यूटर कोर्स साथ साथ में काफ़ी चीज़ें स्टेनो इंग्लिश वगैरह वो सब मैंने की हुई है। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? सर वर्तमान में मैं अभी एक दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत में इलेक्टेड पोस्ट पर सेक्रेटरी पोस्ट पर हूँ और एक संस्था चला रही हूँ जो कि बच्चों की एजुकेशन पर काम करती है। और मैं 12 साल मैंने स्कूल के अंदर जॉब की है पॉलिटिकल साइंस पीजीटी टीचर के रूप में। आपने किस नाम से संस्था बनाई है? SSAG के नाम से मेरी संस्था है, जो कि किशनगंज लेबर बस्ती के अंदर मजदूर बस्ती में उन बच्चों को हम करीबन 300-400 बच्चों को वहाँ जाके पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो बच्चे का कितनी क्लास तक आते हैं वहाँ? वहाँ पे कुछ बच्चे कम शिक्षा का अभाव है वहाँ पे, तो बहुत कम बच्चे 12th क्लास या ग्रेजुएशन तक पहुँचते हैं। बाकी छोटी क्लासेस के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और 8th 7th 9th इस क्लास के बच्चे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि घर में 4-4 5-5 बच्चे हैं। और वो बड़े बच्चा जब छोटा बच्चा आता है तो वो बड़े बच्चे को स्कूल से रोक दिया जाता है और उसे संभालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ लेबर के लिए काम पर निकल जाते हैं। ये अच्छी शिक्षा लेने के बाद आप इस समाज सेवा की तरफ क्यों मुड़े? समाज सेवा मेरे स्टार्टिंग से ही पापा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सोशल थे, तो ये कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, तो वो उस तरीके से। और फिर बाद में मैं 12वीं कक्षा के बाद से ही शिक्षा के अंदर अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाने लग गई थी और उनसे रिलेटेड फ्री के अंदर उनको बैठ के पढ़ाती थी और ये सब करती थी। करते करते धीरे धीरे फिर कोचिंग सेंटर खोला, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और तब से लेके आज तक मैं शिक्षा के ऊपर बहुत काम करती हूँ। शिक्षा में बच्चों को पढ़ाती हूँ। उस टाइम पर भी जब पेड पढ़ाती थी तभी भी बहुत सारे बच्चों को जो है फ्री के अंदर, जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते थे उनको पढ़ाती थी। स्कूल के अंदर भी मैंने सिर्फ आने जाने के किराए के पर मैंने फ्री में 12 साल वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाती थी मैं वहाँ पर। तो ये मतलब एक मेरा कह सकती हूँ कि एक समाज को एक योगदान। और बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, उन्हें मोरल एजुकेशन बहुत सारी चीज़ों पर उनका फोकस करके गर्ल्स को बहुत प्रमोट करती थी। आज तक मेरे साथ में बच्चे वो वाले बच्चे जुड़े हुए हैं और इसके लिए मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि बच्चे आज तक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।
संस्था। क्या उनके बच्चों की फीस से आपका खर्चा चल जाता है? नहीं, मेरे स्कूल की, हाँ, मेरा खर्चा बड़े अच्छा से चल जाता है। साथ में मैं संस्था को भी चलाती थी। उसी पैसे से मैं संस्था को भी चलाती हूँ, जो मैं कमाती हूँ, जो ट्यूशन की फ़ीस होती है, उसी से ही मैं एनजीओ और अपना जो है संस्था को रन कर रही हूँ और ज़रूरत की बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अब चीज़ें बढ़ गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो हैं। आपकी संस्था के क्या-क्या उद्देश्य रहे? मेरी संस्था जब मैंने शुरू में 2014 में रजिस्टर्ड करवाई थी, तो उस टाइम पर मुझे बुज़ुर्ग लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट था, तो मुझे लगता था कि मैं ओल्ड एज होम खोलूँगी। लेकिन उसी दौरान मैं अब काफ़ी सारे ओल्ड एज होम से जुड़ी, अपना घर और बोधपुर में है और जो अपना गुरुग्राम में है, और एक मानव सेवा संस्थान है। बहुत सारे ऐसे आश्रम से जुड़ी जहाँ पर मेरी अच्छे से, मैं कोई रोड साइड पर जो मिलता है उनको वहाँ पर भेज देती हूँ, और वहाँ पर वो मेरी चीज़ों को अच्छे से मतलब भेजे हुए लोगों को रखते हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर मुझे लगा कि बुज़ुर्ग लोगों को के लिए तो आश्रम बहुत हैं तो एजुकेशन के लिए भी आश्रम बहुत, लेकिन हमारे समाज का जो भविष्य, जो बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना, पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन एक भावनात्मक रूप से और उन्हें सच्चा और अच्छा नागरिक बनाना, वो आज के समय की रिक्वायरमेंट है। उसको देखते हुए मेरा एजुकेशन की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ और मैं आज बच्चों को वह उसी में पढ़ाकर ये चाहती हूँ कि वो बच्चे पढ़ें और समाज के लिए एक पिलर, एक स्तंभ बने, और अपने आगे अपने से 2-4 बच्चों को अपने पूरे जीवन काल के अंदर वो उनको अपने जैसा योग्य बने। यही एक सुझाव के साथ में मैं बच्चों के साथ में मेहनत कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना पूरा कार्य ईमानदारी से करती हूँ। आपके बयान से 2 बातें निकल कर आ रही हैं, एक तो संस्था और एक समाज सेवा। संस्था के लिए जगह चाहिए, पैसा चाहिए। क्या आपके पास में दोनों में से कोई है? नहीं, मेरे पास संस्था के लिए ना पैसा है और ना ही कोई जगह है। और तो क्या किराए पे लेके चला रहे हो, कर रहे हो? नहीं, वो एक लेबर बस्ती है जो कच्ची कॉलोनी बनी हुई है। आप देखेंगे कि बिल्कुल कच्ची बस्ती है, जिसमें उनको सिर्फ मात्र 10,000 रुपये के अंदर वो वहाँ पर काम करते हैं, तो उन्हें रखा जाता है उधर। तो उन्हीं के बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए एक अपना आप में बच्चे बच्चे होते हैं, किसी भी धर्म, किसी जाति के, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उन सभी बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनमें से बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन्स भी करवाए हैं अपने। यही मेरे लिए एक अचीवमेंट है। कितने दिन हो गए आपको पढ़ाते-पढ़ाते अब तक? वहाँ पे मुझे 6 साल हो गए हैं तो 6 पढ़ाते। साल में बच्चे कहाँ तक पहुँचे? बच्चे वहाँ पर से मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में थे वो पहुँच गए हैं, 10th तक, 11th तक पहुँच गए हैं। और जिन बच्चों को एक दूसरी बस्ती उसी के साथ में रिलेट करती है, तो वहाँ पर उस बस्ती के अंदर बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। ये दिल्ली शहर की बात कर रही हूँ मैं, सेंट्रल दिल्ली की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर भी ऐसी बस्ती है जहाँ पर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्या स्कूल नाम है उस नहीं बस्ती जाते। का? वही जो लेबर डीसीएम कॉलोनी की जो बस्ती है वहाँ पर, ये कहाँ पर है? किशनगंज के पास में, किशनगंज के पास। किशनगंज के पास में है। तो वहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ते नहीं है। मेरे जाने पर उनके पेरेंट्स को पढ़ाया, उनको अवेयर किया, उनको बताया गया, और उसके बाद में वहाँ पर उन बच्चों को शिक्षा के ऊपर जोर डाला गया, जिसकी वजह से आज कम से कम 20-25 पेरेंट्स वहाँ पर जो हैं शिक्षा के लिए बच्चों का एडमिशन करा चुके हैं और वो उस कार्य को कर रहे हैं। वहाँ पे शिक्षा का अभाव होने के कारण वो लोग गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, नशा भी करने लग जाते हैं, चोरी भी करने लग जाते हैं। उसको भी संभालना हमारा ही कर्तव्य है, जिसकी तरफ मैं ये कहूँगी कि शायद अगर मुझे कुछ सही से सपोर्ट मिले तो मैं इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊँगी। किस तरह की सपोर्ट? सरकार की तरफ से सपोर्ट, जो कि एक सीएसआर फंड होता है, और जिसके लिए मैं पिछले 5 महीने से 6 महीने से लगी हुई हूँ, और अभी तक
मुझे वहाँ से कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, जबकि मेरे सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कंप्लीट हैं। लेकिन अगर वो मिलता है तो वहाँ पर शिक्षा तो करवानी है बच्चों को। अगर वो किसी काम करना चाहते हैं तो हम उसको वो सिखा सकते हैं कि इनको रोकना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के तो समय क्या में। आपने सरकार में अप्लाई किया? मैंने किया है दिल्ली सरकार में या केंद्र सरकार में? केंद्र सरकार में, किस डिपार्टमेंट? CSR फंड पेट्रोलियम के अंदर मैंने अप्लाई करा है। लेकिन अभी कुछ वहाँ से कोई ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। समाज कल्याण अधिकारिता मंत्रालय में किया? नहीं, वहाँ नहीं करा, क्योंकि CSR फंड जहाँ जहाँ पे बाकी सारी ग्रांट्स तो दिल्ली सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने NGO को बंद कर दी हैं। एक CSR फंड वाला ही डिपार्टमेंट से फंड लिया जा सकता है, और उसके अंदर भी बहुत सारी बाउंडेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जहाँ जान पहचान है, जहाँ अपनापन है, जो नेता के लोग हैं, जो नेता या जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्थाएं, अपनी NGOs बनी हुई हैं, वो लोग उन्हीं को फंड करते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर सरकार जो है उन्हीं को ही फंड देती है तो फिर CSR का मतलब ही कुछ नहीं रह जाता। और दूसरा कि जेन्युइन लोग, हम जैसे लोगों को अगर फंड नहीं दिया जाएगा तो फंड दिया किसको जाएगा? ये जो दिया जा रहा है, जो सिर्फ पेपरों में कागजी कार्रवाई के अंदर फंड दिया जाता है, क्या फंड सिर्फ उन्हीं के लिए बना है? तो हम जैसे लोगों का काम करना, इंसान अपना घर बेचकर या अपने आप को बेचकर तो समाज सेवा नहीं कर सकता। समाज सेवा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और जेन्युइन इंसान को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए मैं बहुत परेशान होकर ये शब्दों का चयन करके आप सबके बीच में रख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब सबको लगता है कि बहुत आसान है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार पता नहीं क्यों इस चीज़ के लिए, मैं इतनी सब जगह जा चुकी हूँ लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं। समाज सेवा के नाम पर बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा पब्लिक आज की डेट में समाज सेवी के नाम से अपने आप को जोड़कर सबके सामने प्रस्तुत करती है। मैं उन सबसे वाकई में एक सवाल करना चाहूँगी, क्या सोशल मीडिया के आगे समाज सेवा करना समाज सेवा है, या ज़मीनी स्तर पर नीचे जाकर दुख दर्द, किसी की परेशानी के अंदर उसका सहभागी बनना समाज सेवा है? क्योंकि अगर मैं समाज सेविका होने के कारण ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि समाज सेवा के लिए अगर हम किसी को 4 लोगों को जुड़े हुए, तो ग्रुप में 50 लोग होते हैं, लेकिन अगर किसी को 50 लोगों को एक मैसेज किया जाए कि यहाँ उस बंदे के साथ में प्रॉब्लम है, मेरे साथ चलना है, तो शायद 5 लोग क्या 2 लोग भी साथ में जल्दी से नहीं आते। तो मैं यही कहूँगी कि समाज सेवी नाम मत रखिए, समाज सेवी दिल से अपनाइए, और उस पीड़ा, प्रॉब्लम, समाज उस चीज़ के साथ में खड़े होइए। एक काम कीजिए, उससे आपकी पहचान हो, लेकिन वो दिल से हो, बस। क्या आपने सावित्रीबाई फुले को पढ़ा? जी हाँ जी, क्या पढ़ा? सावित्रीबाई फुले की वजह से ही आज मैं आपके सामने शायद ये सब वक्त अपना विचार रख पा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित, और उसके बाद में उन्होंने जो लड़ाई करी और आज हम यहाँ पर पहुँचे, उनका जो योगदान है वो मतलब हम किसी भी कीमत पे उनको, मैं अपने शब्दों में कैसे बयां करूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये उनका योगदान बहुत ही बड़ा योगदान है। योगदान तो रमाबाई का भी, अम्बेडकर हाँ साहब में। बिल्कुल, तो उनके योगदान को किस तरह से देखते हो? वो सारे योगदान जो जिस टाइम पे महिलाओं को, गांव में तो आज भी ये चीजें हैं, महिलाओं के साथ में मतलब अभद्र व्यवहार, लेकिन उस समय में जो बिल्कुल जब कुछ था ही नहीं, वो महिलाओं को सिर्फ एक मात्र पैर की जूती कह सकते हैं। आज उनकी बदौलत हम पूरे एवरेस्ट की चोटी क्या, फ्लाइट क्या, हर चीज़ के अंदर बराबर जो खड़े हैं, वो उन्हीं के योगदान का ही कारण है, उन्हीं के योगदान की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके।